हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का, सोशल इम्पैक्ट। तो इस चैप्टर में क्या है, अभी तक जैसे हमने पढ़ा, हमने समझा कि हाँ पाइथन क्या है, हमने उसकी बेसिक्स पढ़ी, फिर हमने कुछ कोडिंग देखी, फिर हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल ये सब देखा, और स्टार्टिंग के चैप्टर में देखा कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या थे, और फिर बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर किस तरह से चलता है, ये सब वो सब। तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि मतलब हम कितना ज्यादा नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, हम कितना ज्यादा इंटरनेट से, कितना ज्यादा हम आपस में एक नेटवर्क बना रखा है, कितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। तो अब जैसे जैसे टाइम टू टाइम हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती गई, जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ हमारा। अब ये तो नहीं है कि सारी चीज सिर्फ अच्छी ही हुई, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़े। तो बिल्कुल यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो हम समझेंगे कि किस तरह से जो सोसाइटी पे हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का इंक्रीज होना या बहुत ज्यादा अपग्रेड होना। तो इसके जो अच्छे साइड है वो तो हमने समझे कि हाँ इससे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, नए प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब बेनिफिट तो मिल गया पर उसके कुछ नुकसान भी है। तो वो सारी चीजें जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है हमारा, तो क्या हमारे ऊपर एक इंप्रेशन पड़ रहा है, किस तरह से हमें खुद को प्रोटेक्ट कर रखना है, किस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो इन रिसेंट ईयर्स द वर्ल्ड अराउंड अस हैज सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ड्यू टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जैसे मैंने कहा कि अभी ये शुरू के कुछ सालों में, यानी कि टेक्नोलॉजी इस तो है नहीं कि हमेशा से ही थी, अभी अभी कुछ आई है। तो अब अभी अभी का मतलब ये नहीं होता कि 1-2 साल पहले, अभी अभी इन द सेंस होता है रिसेंट ईयर, यानी कि 100 साल पहले, 80 साल पहले, इस तरह से रिसेंट ईयर हम बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इसी पीरियड में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हुई है। तो हमने देखा कि हमारे वर्ल्ड में हमने अपने आसपास बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं ड्यू टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर आप खुद को और अपने पेरेंट्स को देखो तो ज्यादा एज का फर्क नहीं है, 25-30 साल का फर्क होगा आप दोनों की एजेस में। पर अगर आप देखोगे कि आपको जो टेक्नोलॉजी आती है, जितना आपको समझ में आता है उतना आपके पेरेंट्स को नहीं आता, तो 25-30 सालों में ही अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा गैप आ गया, एक जनरेशन जैसा गैप आ गया है टेक्नोलॉजी को लेकर के। कि आपको तो काफी कुछ आता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उन्हें अगर इतने अच्छे से शायद लैपटॉप यूज करना ना आता हो, इतने अच्छे से शायद फोन यूज करना ना आता हो, या अगर उन्हें कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो आप अपने दोस्तों के बारे में या जो दोस्त थोड़ा बढ़कर होता है उसके बारे में निकाल लेते हो, तो ऐसा आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो ये दिखा रहा है कि ये देखो अभी शुरुआत की 20-25 सालों में ही अगर देखें तो टेक्नोलॉजी तो थी पर इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है कि एक बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक इम्पैक्ट जो है हम सबकी लाइफ पर आया है। जैसे कि काफी सारी चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट हो गई है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए फास्टर और इजियर हो गई है टू हैंडल। और अगर पास्ट की बात करें, अ लेटर वुड टेक डेज टू रीच। जैसे अगर हम पहले के दिनों की बात करें तो हमें बहुत टाइम लगता था, दिनों बीत जाते थे एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट होने में। पर अब क्या है, अब मेल कर दो, या मेल नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप पे, आपके पास सबके पास नंबर्स हैं, आप उस पर चैट कर लो। वहां पे भी अगर आपके पास नंबर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, कमेंट कर लो यूट्यूब पर। तो इस तरह से आपके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बहुत ही फास्टर वे में सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे आजकल क्या है कि आप काफी सारी चीजें जो है आप बहुत ही कम टाइम में काफी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही एक अच्छा पार्ट है। सो द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज मेड अस मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो ये जो हमारा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ है ना, जो इसमें अपग्रेड आया है, उसकी वजह से क्या है कि हमारे लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है और काफी ज्यादा चीजें प्रोडक्टिव हो गई हैं, यानी कि और ज्यादा बेहतर हो गई हैं कि हम काफी सारी चीजें काफी जल्दी और आसानी से कर लेते हैं। जैसे हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, सो फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, especially with regard to the delivery of their goods and services, all are now dependent on the use of computer and digital technologies। जैसे आपको पता है कि आपको जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, एविएशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो ई कॉमर्स है, ये सारी चीजें या इससे भी रिलेटेड और भी जो आपके बिजनेसेस हैं और भी जो आपकी सर्विसेज हैं, वो सब क्या है आजकल मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर या कह सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी पर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गई है। अब उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की, फिजिकल वहां पे अपीयरेंस देने की, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप डिजिटली सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये तो हम अभी अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि हाँ
ये जो टेक्नोलॉजी है इसका सोसाइटी पे कितना अच्छा इंपैक्ट हुआ है। अब आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हर बैंक के अपने एप्स होते हैं तो आप उससे ही अपना काम कर सकते हो, या फिर जैसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आपका बैंक जो है वो SBI में है। अब उसमें से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको आपकी पासबुक देखनी है, या आपने जो ट्रांजेक्शन करनी है वो सब आपको चेक करना है। तो या तो आप जो SBI का बैंक उसका ऐप है योनो ऐप, तो आप उसे डाउनलोड करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन SBI टाइप करके भी क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो इस तरह से और भी जो हमारे IDFC बैंक, HDFC बैंक, तो इसमें मैं सिर्फ बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप भी इस तरह से निकाल सकते हो। मान लो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप वो कंपनी की अगर पर्टिकुलर्स पढ़ना है कि किस तरह से सारी चीजें हैं, तो आपको कंपनी में जाकर जरूरत पता करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारी चीजें निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक अच्छा एक्सपेक्ट हो गया, जो हमारी कह सकते हैं एक अच्छा इंपैक्ट है, एक अच्छा एक्सपेक्ट है कि हम ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा एक्सपेक्ट है कि उसका सोसाइटी पे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया। पर क्या सारी चीजें इतनी अच्छी है, सारी चीजें इतनी बेहतर है? तो ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें डिजिटल फुटप्रिंट्स, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ी चीजें जैसे जो ऐसा कह सकते हैं कि जो नुकसान हो सकते हैं हमारे डिजिटल सोसाइटी इंटीजेंस, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि हाँ किस तरह से हम खुद को प्रोटेक्टिव भी रखना है, किस तरह से हमें चीजों को बदलना भी है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो अगर बात करें डिजिटल फुटप्रिंट्स की, तो ये क्या है, हैव यू एवर सर्च्ड ऑनलाइन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर परचेज्ड एन ऑनलाइन टिकट और रिस्पॉन्डेड टू योर फ्रेंड ईमेल्स और चेक द स्कोर ऑफ अ गेम ऑनलाइन? Whenever we surf the internet using smartphone, tablets, computer, etc., we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online, which is our digital footprint. जैसे कि मान लो कि अगर आपके पैर गीले हैं और आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो, तो आपके पैरों के निशान क्या है, जमीन पर रह जाते हैं कि आप कहां से चलकर कहां गए हो, आप क्या ने क्या किया। तो इस तरह से ही अब जब आप ऑनलाइन चीजें यूज कर रहे हो तो वहां पे आपके पैरों के निशान तो नहीं रहेंगे, पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एक साइड से दूसरी साइड पर गए हो, या आपने एक चीज ओपन करके दूसरी चीज पर गए हो, आप तो इस तरह से अगर आप काम कर रहे हो डिजिटली, तो वहां पे क्या होता है, मान लो कि आपने कोई ईमेल का रिस्पॉन्ड किया, या आपने कोई ऑनलाइन टिकट बुक करी, या आपने कुछ और खरीदा, तो इस तरह की कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपने सर्च करी, जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आप किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हो, तो इस तरह से अगर आप काम कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जब भी हम इंटरनेट के ऊपर इस तरह से सर्फिंग करते हैं ना, तो हमारा चाहे हम फोन से करें, टैबलेट से करें, कंप्यूटर से करें, या किसी और डिवाइस से करें, लैपटॉप से करें, किसी से भी करें, तो उससे क्या होता है, हमने जो भी काम किया है उसकी एक लास्ट हम कह सकते हैं कि एक डेटा रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी, जो भी हमने डेटा परफॉर्म किया है उसका क्या रहता है, ऑनलाइन कह सकते हैं कि एक फुटप्रिंट वहां पे रह जाता है। तो वो जो ऑनलाइन, जैसे मान लो कि मैंने अपना फोन खोला, मैंने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च किया और फिर मैंने वो बंद करके रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ सर्च किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे भी डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो एक देख लेते हैं कि बंदे ने क्या सर्च किया है, क्या वो देख रहा है, क्या वो नहीं देख रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी देख सकते हो फोन में, आप कुछ भी कर लोगे, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो डिजिटल फुटप्रिंट्स इसी काम आते हैं कि वो आपने क्या सर्फिंग करी है इंटरनेट पे, उस सबको चेक करने का काम करता है। तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पे ये देखा है, आर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज, यानी कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो क्रिएट करे जा सकते हैं और वो हमारी नॉलेज के साथ या हमारी नॉलेज के बिना हमारे खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो अगर आप सर्च कर रहे हो, जैसे आप मान लो कि कोई भी आप उल्टी सीधी चीजें सर्च कर रहे हो कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, अब ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं रहेगी कि बॉम्ब किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि साइंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे, या अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए भी आजकल हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं। पर जैसे अगर आप पोर्नोग्राफी के बारे में अगर समझोगे, तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप सर्च करते हो, फिर वो चीजें क्या होती है, फिर वो एक बार उन पे चेक किया जाता है कि इस फोन से पर्टिकुलर चीज यहाँ पे सर्च करी गई है, तो ये क्या चीज सर्च करी गई है और कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो न्यूज पे जो डेटा आता है कि कितने सारे लोग पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हैं, कितने सारे लोग नेट पर इस चीज की सर्फिंग करते हैं, कितने सारे लोग, जैसे अलग अलग केसेस आते हैं कि कितने सारे लोग खाने बनाने की रेसिपीज को सर्च करते हैं, कितने सारे लोग पढ़ने की वीडियोस को सर्च करते हैं। तो इस तरह का डेटा जो है, या किस तरह के लोग उल्टी सीधी चीजें सर्च कर रहे हैं, जैसे बॉम्ब बनाना, उल्टी सीधी हरकतें करना, तो ये सारी
हमारे जो इंटरनेट सर्फिंग है सबका डेटा यहाँ पर स्टोर रहता है। तो ये हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है इसी के थ्रू यहाँ पे सेव होकर रहता है कि आपने क्या सर्च किया तो इस तरह से पता रहता है। तो ये हमारे नॉलेज और हमारी नॉलेज के बिना भी यूज किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स वेबसाइट वी विजिट। अब ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या क्या हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, हम कौन सी वेबसाइट को देख रहे हैं, हमने किसको ईमेल सेंड करी, हमने क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करी ऑनलाइन, और इसी तरह की जितनी भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करी एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर क्या होती है, सेव हो जाती है। वी सेंड इन, अच्छा ये तो पढ़ लिया, अलॉन्ग विद द कंप्यूटर आईपी एड्रेस लोकेशन एंड अदर डिवाइसेस स्पेसिफिक डिटेल्स। यानी कि जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, ठीक है, तो आप सोचोगे तो क्या बिगाड़ लिया, इन्फॉर्मेशन ही तो गई है ना, अब वो लोग मेरे घर तो नहीं आ जाएंगे। पर अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है कि मान लो अगर अब आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ केस हो सकता है, तो फिर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन और जो भी उससे अदर डिवाइसेस हैं उन सब की सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो अगर आपको कोई केस वेस बनता है तो फिर आपको पकड़ भी लेते हैं। तो इसी तरह से जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, कि किसी ने किसी का गलत फायदा उठा लिया तो उन्हें पकड़ा किस तरह से चलता है, इसी तरीके से पकड़ा जाता है कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। सच डेटा कुड बी यूज्ड फॉर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट और कुड ऑल्सो बी मिसयूज्ड और एक्सप्लॉइटेड। यानी कि अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है निकाली है तो ये हम क्यों यूज करते हैं, कुछ तो देखो ऐसे रीजन होते हैं कि मान लो कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, हम अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो इसलिए भी हम यूज करते हैं। पर कभी कभी जो हमारा डेटा निकाला जाता है तो उसका हम मिस यूज भी कर सकते हैं। हम इन द सेंस कि अगर हमारा डेटा किसी ने निकाल लिया तो कोई और बंदा जो है वो उसका मिस यूज भी कर सकता है। सो दस इट इज गुड टू बी अवेयर टू द डेटा ट्रायल वी माइट बी लीविंग बिहाइंड। दिस अवेयरनेस शुड मेक अस कॉशियस अबाउट व्हाट वी राइट, अपलोड और डाउनलोड और इवन ब्राउज ऑनलाइन। यानी कि इससे क्या हुआ, इससे यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो डेटा फुटप्रिंट समझे हमने, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये हमारे लिए काफी अच्छा है। ये हमें इससे पढ़ के समझ में आया कि हम अवेयर रहे एक तो अपने आप में कि हमें क्या चीज सर्च करनी है, हमें क्या चीज टाइप करनी है, हमें क्या चीज अपलोड करनी है, या इनफैक्ट हमें क्या चीज डाउनलोड करनी है। क्योंकि हमें एक वेबसाइट पे जाकर या हमें किसी पर्टिकुलर ऐप पे जाकर हम वो सारी चीजें करते हैं, तो हम क्या ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, हम ब्राउज पे क्या टाइप कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें ये रहना पड़ता है, फिर अवेयर रहना पड़ता है कि आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा सर्च ना करो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो ये हो गया। देयर आर टू काइंड ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स which include data that we intentionally submit online. This would include email we write or responses or posts we make on different websites or mobile apps, etc. The digital data trail we leave online unintentionally is called passive digital footprints. यानी कि अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो तरह के जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो होते हैं। पहला कौन सा है, पहला हमारा अगर ध्यान से देखें तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो यानी कि अब एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है कि यहाँ पे दो तरह के डेटा टाइप तो समझ लिए, सॉरी डेटा टाइप भी हमारे फुटप्रिंट्स। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके रखता है जो हम इंटेंशनली जानबूझ कर सबमिट कर रहे हैं। मान लो कि मुझे किसी को मेल करना है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं जानबूझ के लिख रही हूँ। तो इस तरह की ईमेल्स लिखना, मैं किसी को रिस्पॉन्स कर रही हूँ तो वो भी मैंने इंटेंशनली डेटा सबमिट किया है, मैं कहीं पर कोई पोस्ट डाल रही हूँ तो ये सब क्या है, ये इंटेंशनली मैं जानबूझ कर समझ कर ये सारी चीजें कर रही हूँ। किसी वेबसाइट पे, किसी मोबाइल ऐप पर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं खुद से दे रही हूँ। पर यहाँ पे द डेटा ट्रायल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। मान लो कि ऐसा कोई डेटा जो मैं अनइंटेंशनली, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है देने का, पर मान लो कि मैंने वो छोड़ दिया, अपना वो डेटा मैंने लीव कर दिया या मैंने ऑनलाइन वो डेटा सबमिट कर दिया, तो वो क्या है, फिर वो मेरा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में आता है। दिस इंक्लूड्स, अब जो हमारे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारी दिस इंक्लूड द डेटा जनरेट व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट, यूज अ मोबाइल ऐप, ब्राउज इंटरनेट एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसके अंदर ऐसा डेटा इंक्लूड होता है, जैसे कि मान लो मैंने किसी वेबसाइट को विजिट किया, अब मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट किया, उसके अंदर जो डेटा आया वो मैंने इंटेंशनली नहीं दिया, वो वहां पे जनरेट होकर आया है। मैं कोई मोबाइल ऐप यूज कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मान लो उन्हें साइन इन करने के लिए मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह से, तो वो सब, या मैं कोई ब्राउजर या इंटरनेट की सर्विस का यूज कर रही हूँ तो उस टाइम पे जो डेटा जनरेट होता है वो हमारा क्या होता है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आता है। सो एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है उनका एक डिजिटल फुटप्रिंट हो सकता है। विद मोर यूजर्स द ट्रायल ग्रोज। On examining the browser setting, we can find out how it stores our browsing history, cookies, password, autofills and many other type of data. जैसा आपने देखा होगा
कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर हूँ, मैंने वहां अपना कोई पासवर्ड क्रिएट किया, अब मान लो कि मैं रेगुलर बेसिस पे उस वेबसाइट को क्या करती हूँ, उस पर विजिट करती हूँ, तो एक टाइम के बाद जैसे मान लो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड हर बार डालना होता है, पर एक टाइम के बाद क्या होगा, मुझे वहां पे दे देगा कि जैसे वो बोलते हैं ना, सेव दिस पासवर्ड और नॉट नाउ फलाना ठिकाना, तो वो सारी चीजें। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बार बार विजिट करती हूँ, तो वो फिर मेरा जो पासवर्ड है ना वो अच्छे से सेव कर लेता है, और फिर वो खुद ही वहां पर लिख देता है। तो वो सारे डेटा इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, इसी सब के थ्रू क्या होती है, स्टोर होती रहती है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि हमें सभी की ऐसा हो सकता है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हो, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हम जो ब्राउजर पे जो इंटरनेट पे जो चीजें हम चेक करते हैं, सर्च करते हैं, अपने पासवर्ड, ऑटोफिल्स, तो वो सारा डेटा टाइप जो हो सकता है हमारे, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू उनके पास एक्सेस हो सकते हैं। सो बिसाइड ब्राउजर, most of our digital footprints are stored in servers where the applications are hosted. We may not have access to remove or erase the data. Either do we have any control on how the data will be used. Therefore, when a data trail is generated, even if we later try to erase data about our online activities, the digital footprint still remains. यानी कि अगर जैसे मान लो कि अगर हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें इरेज कर दूं, या मैं चाहती हूँ कि जिसके पास भी मेरे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं मैं उन्हें हटाना चाहती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर मेरा कोई फुटप्रिंट चला गया तो उसके बाद जैसे कि मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करी हुई है, ऐसा कुछ डेटा जनरेट हो गया जो मैं नहीं चाहती किसी और को मिले, तो अगर आप उसे मिटाने की भी कोशिश करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही मिट जाएगा। इतना आसान होता तो किसी की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर ही नहीं पाते। वो फुटप्रिंट्स क्या है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, वो वहां पर स्टिल क्या रहते हैं, रिमेनिंग रहते हैं। तो यहाँ देयर इज नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी फुल्ली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट। यानी कि मान लो अगर आपके पर्टिकुलर फुटप्रिंट्स अगर आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उन्हें कंप्लीटली क्या कर सकते हो, अपने फुटप्रिंट्स को वहां से इरेज कर सकते हो। मान लो आपने कुछ सर्च किया है और आप चाहते हो कि वो किसी को ना पता चले, तो उसे फुल्ली एलिमिनेट कर दो, ऐसा कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं है। ऑल आर ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव अ डेटा ट्रैक ऑन द इंटरनेट एज वेल एज ऑन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट वी यूज। यानी कि जितनी भी चीजें हम जो ऑनलाइन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उन सभी का एक ट्रैक, उन सभी का एक डेटा जो हमारे इंटरनेट के साथ साथ इवन हमारे जो कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उन सब के पास में रह जाता है। दिस कैन बी यूज टू ट्रेस द यूजर। अब जैसे मान लो कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करी है, आप कोई साइबर क्राइम कर रहा है, तो पकड़ा किस तरह से जाता है कि उसके जो कंप्यूटर सिस्टम है या उसका जो इंटरनेट है, उसके अंदर वो सारी चीजें स्टोर रह जाती हैं। तो उसी की ट्रेस कर करके, उसी सबका इन्फॉर्मेशन निकाल करके हम क्या करते हैं, उसकी डिवाइस की लोकेशन, उस पर्टिकुलर बंदे की लोकेशन, जितनी भी चीजें वो यूज कर रहा है, उन सब डिवाइसेस की लोकेशन निकाल कर हम क्या करते हैं, उस लड़का या उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन लोगों को ट्रेस करने का काम करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं जो हमारे डिजिटल सोसाइटी नेटिजन्स है, ये क्या चीज है और ये मतलब होते क्या है, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो डिजिटल सोसाइटी नेटिजन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझें अगर, तो एज आवर सोसाइटी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स यूजिंग मोर एंड मोर डिजिटल टेक्नोलॉजी, वी एंड अप मैनेजिंग most of our tasks digitally. In this era of digital society, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, etc. are increasingly being driven by online transactions. यानी कि अगर हम डिजिटल सोसाइटी की बात करें तो नाम से ही समझ में आता है, और वैसे आप लोग तो होशियार हैं, आपको पता होगा कि नेटिजन्स भी क्या होते हैं। तो देखो, अगर डिजिटल सोसाइटी की बात करें तो डिजिटल सोसाइटी क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जो क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या वो अपनी जो पहले के ही जो मेथड्स है उन्हीं के थ्रू अपना सारा काम कर रही है। नहीं, एक ऐसी सोसाइटी जो क्या कर रही है, अब टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है ताकि वो अलग अलग काम को कर सके, जैसे कि कम्युनिकेट करना, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या इससे अलावा जितने भी और काम है, उन सभी कामों को करने के लिए अगर हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी क्या होगी, हमारी डिजिटल सोसाइटी होगी। और अगर बात करें नेटिजन्स की, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि जो हमारी डिजिटल सोसाइटी है डज रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रेंड ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम इन सबको क्या कर रहे हैं, डिजिटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो सोसाइटी क्या बनती है, ह्यूमन से ही तो बनती है ना। तो ये सारे ह्यूमंस जब क्या कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो वो एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हैं जो क्या है, डिजिटल सोसाइटी है। और अगर बात करें नेटिजन्स की, तो नेटिजन्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नेट पर रहने वाले लोग हैं ना, इन्हीं को हम नेटिजन्स कहते हैं। जैसे कि अगर एक सिटी में जैसे हमारे जो लोग रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिटीजन कहते हैं। लेकिन अब दूसरी जगह यहाँ पे ये लोग क्या रह रहे हैं, ये सिटी में तो रहते ही रहते हैं, साथ में नेट पर भी रहते हैं, तो इसलिए इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, नेटिजन्स भी कहते हैं। तो आई होप समझ में आया, काफी अच्छी सी एनालॉजी थी, तो काफी समझ में आया कि हाँ काफी मतलब यही तो सच में है कि नेटिजन्स क्या है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही सारे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर पर्टिकुलर हम सब लोग हैं और हम नेट पे सर्फिंग करते हैं, या आपने देखा होगा कमेंट्स में देखा होगा कि नेटिजन्स ने जो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी है उसको काफी ज्यादा प्रेज किया या काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, तो वो सारी चीजें। तो नेटिजन्स कौन है, नेटिजन्स हैं कि जो लोग नेट का यूज करके अपना एक कह सकते हैं नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो वो नेटिजन्स होते हैं। एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द इंटरनेट इज अ डिजिटल सिटीजन, यानी कि वो लोग जो क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इंटरनेट के साथ साथ, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिटीजन्स कहते हैं या फिर नेटिजन्स कहते हैं। तो यही लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग क्राइम करते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग लोगों को सेव करने का काम करते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग अपना जो है वो डेटा जो है वो लोगों तक पहुंचा करके उनको इन्फॉर्म करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये सारे गुड नेटिजन्स भी होते हैं, बैड नेटिजन्स भी होते हैं। तो किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज करें तो वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो यानी कि जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो कौन है, नेटिजन्स हैं। सो बीइंग अ गुड नेटिजन, अगर आप एक अच्छे नेटिजन्स हो, जैसे एक अच्छे सिटीजन का भी क्या होता है, अपने कंट्री को लेकर के कुछ उसके कह सकते हैं कि काम होते हैं, कुछ अपनी कंट्री को लेकर के उसका ऐसा कह सकते हैं कि उसका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री को लेकर के, बिल्कुल इसी तरह एक अच्छे नेटिजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि वो किसी की पर्सनल लाइफ को अनसेफ ना बनाए, या ऐसा कह सकते हैं कि वो सेफ रहने की और औरों को सेफ रखने की एक प्रैक्टिस करें। उसके अंदर एथिकल और लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो सेंस है वो हो कि किस तरह से वो किसी का गलत ना करे, डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करे, इलीगली यूज ना करे। और एक डिजिटल जो सिटीजन है, यानी कि नेटिजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो नेट एथिक्स का याद रखे, कम्युनिकेशन एथिक्स का याद रखे, सोशल मीडिया एथिक्स का याद रखे। तो ये एथिक्स क्या है, जैसे हमारे अपनी लाइफ में कुछ मोरल्स होते हैं, हमारे कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमारे अपने कुछ एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे कुछ नेट के भी एटिक्स होते हैं, कम्युनिकेशन के भी हमारे जो एटिकेट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारे नेट एटिक्स, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि नेट एटिकेट्स कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे नेट के एटिकेट्स क्या है, तो नेट एटिकेट्स यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, बी एथिकल, फिर इसी का दूसरा पार्ट क्या है, बी रिस्पेक्टफुल, और इसी का तीसरा पार्ट क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये तीन चीजें जो हमारे क्या आती है, नेट एटिकेट्स में आती है। तो देखो, तो बी एथिकल, तो जो बी एथिकल है, तो हम किस तरह से एथिकल हो सकते हैं, यानी कि जो नेटिजन्स है वो किस तरह से एथिकल हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी अपने आप में ही क्या है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला क्या रखा है, नो कॉपीराइट वायलेशन, और उसको देखा है शेयर द एक्सपर्टीज। तो नो कॉपीराइट वायलेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि वी शुड नॉट यूज कॉपीराइट मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ अ क्रिएटर और ओनर। कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर चीज क्रिएट करी है, या फिर उसने क्या किया है, कोई पर्टिकुलर चीज का वो ओनर है। तो मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाया, या आपने कोई इमेज बनाई, या आपने कोई वीडियो बनाई, तो इस तरह से उस वीडियो के ओनर क्या हो, अब आप हो, ओरिजिनल ओनर तो आप ही हो ना, आप वो क्रिएटर हो। तो अब कोई बंदा क्या कर रहा है, उसी वीडियो को ले आकर के अपने किसी पर्टिकुलर जो उसका प्लेटफॉर्म है उसको पोस्ट कर देता है। तो वो क्या है, उसने कॉपीराइट मारा, यानी कि आपका राइट था, उसने कॉपी कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट वायलेशन कहते हैं। कि आपका विदाउट आपकी नॉलेज, आपकी जैसे मान लो कि आपने जो पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कोई पर्टिकुलर कोई कुछ भी बनाया, आपने कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी आपने क्रिएट किया, तो अब उसको आप किसी पर्टिकुलर दूसरे बंदे ने क्या कर लिया, आपकी जगह पे जाकर उसे पेस्ट कर लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये क्या हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं कॉपीराइट वायलेशन होगा। कि आपकी पर्टिकुलर चीज थी, आप ओनर थे, आप क्रिएटर थे, आपका हक था, पर दूसरे बंदे ने वो यूज कर लिया। अब कॉपीराइट्स ऐसा भी होता है कि कुछ पेड होते हैं। कि मान लो कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज बनाई, अब कोई और उसे यूज करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, उससे पैसे ले लोगे और आप उसको अपनी वो चीज दे दोगे। तो इस तरह से भी हमारे कॉपीराइट काम चलते हैं। तो कॉपीराइट वायलेशन यही है कि आपने सामने वाले को बताया नहीं और उसके मटेरियल को आपने क्या किया, यूज किया विदाउट हिज और हर परमिशन, उस ओनर की परमिशन के बिना, उस क्रिएटर की परमिशन के बिना आपने क्या किया, उसका यूज कर लिया। तो ये क्या है, ये हमारा एक
वायलेशन है, ये हमारा नो कॉपीराइट वायलेशन है, तो हम एथिकल नहीं कहलाएंगे। अगर एथिकल कहलाना है तो आपको फिर उससे परमिशन लेकर ही आपको उसका यूज करना पड़ेगा। अब शेयर द एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? इट इज गुड टू शेयर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऑन इंटरनेट सो दैट अदर्स कैन एक्सेस इट। हाउएवर prior to sharing information we need to be sure that we have sufficient knowledge on that topic. The information shared should be unambiguous also. In order to avoid redundant information we should verify that the information is not available already on internet. यानी कि शेयर द एक्सपर्टीज का मतलब क्या है कि आपके पास अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या कुछ भी अगर आपके पास में, जैसे मान लो आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो तो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना तो काफी अच्छी चीज होती है और लोगों को भी उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने कुछ टॉपिक्स, अपने कुछ ओपिनियन शेयर कर रहे हो तो वो क्या हो, वो ऑथेंटिक हो, वो सच हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी मनगढ़ंत अपनी बातें बता कर बोल रहे हो, कि उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप वेरीफाई भी ना करो, आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल करा दो, जिसकी वजह से क्या हो, फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो, ट्रू हो, उसकी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो और लोगों का नॉलेज को इंक्रीज कर ले। तो इस तरह से आपको अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी होती है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल इन द सेंस हम किस तरह से रह सकते हैं कि रिस्पेक्ट प्राइवेसी, कि आपको लगना है जो एक अच्छे सिटीजन्स होते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, वो जैसे अब ये देखो भाई, ये तो हमारे पैरेलल वर्ल्ड में हो सकता है कि गली के लोग हमारे बारे में कुछ ना बोले, पर अगर हम देखें कि एक अच्छी सोसाइटी क्या होती है कि आपको प्राइवेसी दी जाए, कि मान लो कि दुनिया जो है वो आपके पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रही है, जो आपको करना है आपको वो करने दे रही है, तो ये सब तो भैया ख्याल ही है हमारे। ऐसा तो सच में हो नहीं सकता कि दुनिया को आपसे फर्क ना पड़े। दुनिया तो हमेशा अगर आपको अच्छा करना चाहोगे तो आपको पीछे ही खींचेगी। तो यहाँ पे क्या है कि पर आप अगर आपसे एक वर्ड में सही चेंज आता है कि बी रिस्पेक्टफुल इन द सेंस कि अगर आप एक अच्छे नेटिजन हो तो आप क्या करो कि रिस्पेक्ट करो प्राइवेसी की, यानी कि जो आपको फ्रीडम दे रखी है, आपके पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो यहाँ पे क्या रखा है कि जैसा आप ऑनलाइन डेटा का यूज करते हो या आप ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करते हो, तो ऐसा मत करो कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के फोन में से आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाले जा रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। आप उसकी प्राइवेसी का क्या करो, ध्यान रखो। उसके भी कुछ राइट्स है, उसकी भी अपने कुछ फ्रीडम्स है, एज वेल एज आपके भी अपने कुछ राइट्स हैं, आपके भी कुछ फ्रीडम्स है। तो उसी के साथ आपको उस सबका ध्यान रखना है, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और पर्सनल कम्युनिकेशन के साथ में आपको क्या रखना है कि एक दूसरे का यहाँ पे इस तरह से आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी की निकालो ना उसके नॉलेज के बिना। आप उसको बता के, अगर आपको उसकी कोई पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए तो आप उसे बताकर उसकी वो इन्फॉर्मेशन उससे लो। तो इस तरह आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट रखनी है कि आपको कोई इमेज चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है दैट आर प्राइवेट टू बोथ, यानी कि ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर चीज है जो आप दोनों के लिए ही क्या है, प्राइवेट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए भी तो आप एक दूसरे से साथ रिस्पेक्टफुल रहो, या तो पूछ करके मांग लो या फिर आप एक दूसरे का कंसेंट लो। तो इस तरह से दूसरे को रिस्पेक्ट शो करनी है। दूसरी चीज कि रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी की, यानी कि इन अ ग्रुप ऑफ पब्लिक फॉर्म वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड अदर एस्पेक्ट्स। यानी कि जैसे मान लो कि अगर आपका दोस्तों का ग्रुप है तो आप उसमें कुछ भी सेंड कर सकते हो, अंडरस्टैंड, उल्टा सीधा कुछ भी। पर मान लो वहीं आपका क्या एक फैमिली ग्रुप है, अब वहां पे आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके दादा दादी भी हैं, आपके चाचा चाची भी हैं, आपके ताऊ ताई भी हैं, तो सब लोग हैं, तो अब उसमें आप वो चीजें सेंड नहीं कर सकते जो आपने अपने दोस्तों को सेंड करते हो, वरना उसके बाद अगर आपने वो अपने पेरेंट्स को सेंड कर देना तो आप घर से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या रखना है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप दूसरे की डाइवर्सिटी को, ये जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है उस सब का आप ध्यान रखो कि जो पब्लिक फॉर्म्स होते हैं तो उस सब में आपको डाइवर्सिटी का ध्यान रखना है कि आप किस तरह की नॉलेज शेयर कर रहे हो, किस तरह के एक्सपीरियंस, किस तरह के कल्चर, किस तरह के एस्पेक्ट्स आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो उस डाइवर्सिटी का भी आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है एज अ गुड नेटिजन। अब बात करेंगे बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल किस तरह से रह सकता है, हम अवेयर रहकर रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो साइबर बुलिंग को, यानी कि किस तरह से, जैसे कि ऑनलाइन हम लोगों को ट्रोल करते हैं फालतू की चीजों में, ऑनलाइन हम लोगों को काफी ज्यादा उनके थ्रेट्स हम उनके लिए क्रिएट कर देते हैं, उनके बारे में गलत रूमर्स हम पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, उनकी एक सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो जो साइबर बुलिंग है, सबको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है कि आप दूसरे को इंसल्ट ना करो ऑनलाइन, उन सबको ट्रोल ना करो, उन सबकी बदतमीजियां जो है वो आप उनके साथ ना शो करो, उनको हरास ना करो, उनके बारे में उल्टा सीधा कमेंट ना करो, पब्लिकली उनको बुली ना करो। तो इस तरह से जो है वो इन
सब चीजों को जब आप अवॉइड करते हो तो आप क्या बनते हो, एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बनते हो, आप अवॉइड करते हो साइबर बुलिंग को। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या रखिए कि डोंट फीड द ट्रोल, यानी कि जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा ट्रोल हो रहा है तो आप उसी के अंदर मतलब आपने सोचा अरे वाह मैं तो गंगा में हाथ धो लूं, तो वो सब नहीं करना कि आपको इंटरनेट पे लोगों को ट्रोल नहीं करना, या फिर उनके बारे में कोई अगर कोई गलत रूमर फैल भी गया तो कोई बात नहीं, आप पहले अगर आपको जानने का इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और फिर चेक करो कि हाँ सही है भी या नहीं। पर अगर ऐसा नहीं कि पता है नहीं पर फिर भी हम ट्रोल किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे मैसेज लिखे जा रहे हैं, ऑफ टॉपिक मैसेज हमारे जा रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है क्योंकि हमें पता है कोई ऑनलाइन तो थप्पड़ मार नहीं सकता, तो क्या होगा कुछ भी लिख देते हैं, तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी होगी। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना इन सारी चीजों का। तो ये हो गया। अब अगर बात करें अपने दूसरे एटिकेट्स की, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन एटिकेट्स है, तो उसके अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन एटिकेट्स के हमारे अंदर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला क्या है बी प्रिसाइज, दूसरा हमारा बी पोलाइट। तो ये हमारा क्या आता है कम्युनिकेशन एटिकेट्स में आता है। कम्युनिकेशन एटिकेट्स की बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर इंक्लूड होता है ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारा हमारा कम्युनिकेशन है। किस तरह से किसी भी अलग अलग मोड में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो हमारा इसके अंदर आता है। तो जैसे कि अगर हम बी प्रिसाइज की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, बी प्रिसाइज इन द सेंस कि आप टाइम की रिस्पेक्ट करो, आप अपना और किसी दूसरे बंदे का टाइम वेस्ट मत करो। इन द सेंस कि अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हो, किसी को कमेंट कर रहे हो, तो अननेसेसरी अनलेस उल्टे सीधे मेल मत करो, उल्टे सीधे कमेंट मत करो, उल्टे सीधे बातें मत करो, क्योंकि उससे आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, तो सामने वाला इंसान है उसका भी टाइम बर्बाद हो रहा है। तो अगर आपको कोई मैसेज आया है तो ऐसा मत भाव मत दिखाओ कि अरे मेरे को मैसेज आया है तो अब मैं ना 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैसेज करूंगा या करूंगी, ताकि मैं ऐसा लगूं कि मैं काफी बिजी इंसान हूँ। तो बेटा ये सब बेवकूफियां होती हैं। तो अगर आपको कोई एक मैसेज आता है तो आप उसका एक फटाफट से रिस्पॉन्स करो, ताकि आपका भी टाइम बचे और सामने वाले बच्चे का भी टाइम बचे। तो इस तरह से आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो टाइम की रिस्पेक्ट करो, साथ साथ में अपने डेटा की लिमिट्स को रिस्पेक्ट करो। फॉर एग्जांपल कि फॉर कंसर्न रिलेटेड टू डेटा एंड बैंडविड्थ फॉर वेरी लार्ज अटैचमेंट्स may be avoided, rather send compressed file or link of files through cloud shared storage like Google Drive, Microsoft OneDrive, Yahoo, Dropbox etc. यानी कि आपको डेटा लिमिट्स की भी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। कि जैसे ऐसा कह सकते हैं कि जो आप पर्टिकुलर फाइल सेंड करते हो तो वो जो फाइल्स है अब उनका ऐसा होता है कि वो काफी ज्यादा स्टोरेज ले रही हो, तो आप क्या करो, डेटा जो है आपका उसका आप ध्यान रखो कि आपकी क्या बैंडविड्थ है। जो आपने इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे आपने शेयर करके दे रहे हो तो उसे कंप्रेस्ड फाइल, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे पीडीएफ भी कंप्रेस होते हैं, तो ये जो फाइल्स हैं उन सबको हम कंप्रेस कर सकते हैं। वो मान लो कि पहले 2 GB ले रहा था, अब 1.5 GB ले रहा है स्टोरेज हमारी, या मान लो पहले कि 2 MB ले रहा था, अब 1.9 MB या 1.8 या 1.2 MB ले रहा है। तो इस तरह से आप डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, आपकी जो स्टोरेज है उसको आप बचा सकते हो। तो इस मेथड से आपको क्या रहना है, प्रिसाइज रहना है। दूसरा बात करें बी पोलाइट, तो इन द सेंस कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, अगर आप चैट कर रहे हो, ऑडियो वीडियो कॉल पर हो, या कुछ भी अगर आप इस तरह से पोस्ट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो आप क्या रहो, पोलाइट नेचर में रहो। आपको बोलता है अग्रेसिव नहीं रहना। जैसे कि अगर कॉल सेंटर्स पे होता है कि अगर आप बात कर रहे हो किसी से, तो आपने देखा होगा कि भले ही उसका जो कस्टमर है वो उसे कुछ भी बोले, पर सामने से हमेशा जो बंदा है वो बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करेगा, आपका नाम पूछेगा, काफी इज्जत के साथ आपसे बात करेगा। तो वो सारा क्या है, पोलाइट मेथड है। तो इसी तरह से आपको भी क्या रहना है, इसी तरह से पोलाइट नेचर शो करना है कि आपको जो अब्यूसिव लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना है, या जो आप काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो किसी भी बात को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो आपको वहां पर एग्रेशन शो नहीं करना। तो पोलाइट रहो। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, बी क्रेडिबल इन द सेंस यहाँ पे है कि जैसे अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन एटिकेट्स में क्या दे रखा था, 2 पॉइंट दे रखे थे। एक तो दे रखा था बी प्रिसाइज, उसके बाद दे रखा था बी पोलाइट, सॉरी हाँ बी क्रेडिबल भी दे रखा था। बी क्रेडिबल ये मैं पढ़ना भूल गई थी। तो देखो अगर बी क्रेडिबल की बात करें तो बी क्रेडिबल में क्या दे रखा, वी शुड बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग अ कमेंट, रिप्लाइंग और राइटिंग एन ईमेल और फोन पोस्ट सच एज एक्ट डिसाइड आवर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज हाउ वी डिसाइड to follow some particular person's firm post while ignoring post of other members of the firm. On various discussion forum, we usually try to go through the previous comments of a person and judge their credibility before relying on that person's comments. यानी कि इसमें क्या बोला है कि be credible in the sense कि जब भी हम कोई कमेंट कर रहे हैं, हम किसी चीज का रिप्लाई कर रहे हैं, कोई मेल पोस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कोई और पर्टिकुलर इमेजेस, वीडियोस या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, तो उसमें हमें क्या रहना है, क्रेडिबल रहना है। क्रेडिबल इन द सेंस कि हम क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, हमें उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी है कि किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम जो है अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, क्या
क्या पर्टिकुलर टाइप की इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, क्या हम पोस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें। तो बी क्रेडिबल इन द सेंस कि जैसा कि लोग भी हमें तभी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, या ऐसा मानो कि वो तभी हमें पसंद करना शुरू करते हैं जब वो देख लेते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान का नेचर किस तरह से है, ये कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, किस तरह से लोगों से बात करता है, किस तरह की चीजें पोस्ट करता है। तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर जजमेंट्स देखो सबके आते हैं। तो उसी तरीके से कि क्या लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग फिर उसे पढ़ के समझे कि हाँ अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो पक्का अच्छा ही होगा, किसी ने अगर इसके बारे में बुरा लिखा है तो एक कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हमारे फिट होती रहती है। तो इसलिए आपको क्रेडिबल रहना है, काफी ज्यादा कॉशियस रहना है कि जब भी आप क्या कर रहे हो काफी ज्यादा ध्यान रखना है इस चीजों का कि आप रिप्लाई करो तो क्या रिप्लाई करो, किस तरह से बातें करो, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर बात करें अपने सोशल मीडिया एटिकेट्स की, तो सोशल मीडिया एटिकेट्स इन द सेंस हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारी सोशल मीडिया है, जिसमें हमारा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारा पिंटरेस्ट और हमारा यूट्यूब चैनल, ये सब हमारे सोशल मीडिया में ही आते हैं। तो इन द सेंस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें सोशली लोगों से काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो उसके भी अपने आप में क्या है एटिकेट्स हैं। देखो जैसा आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो इसके भी कुछ सोशल मीडिया एटिकेट्स होंगे कि आप कमेंट में किसी को उल्टे सीधे ना लिखो, किसी को ट्रोल ना करो, कहीं रूमर्स ना फैलाओ, किसी के बारे में इस तरह की चीजें पोस्ट ना करो जो सच ही ना हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीजों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि पहला क्या दिया बी सिक्योर, दूसरा दिया बी रिलायबल। तो यहाँ पे बी सिक्योर इन द सेंस कि आप अपना चूज जो पासवर्ड है उसको वाइसली चूज करो। फिर उसके बाद ये ध्यान रखो कि कौन आपका दोस्त है सच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कौन नहीं। ध्यान रखो कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो, अगर जैसे फेक इन्फॉर्मेशन तो बहुत जल्दी जो है रेप्लिकेट होती है, तो फेक इन्फॉर्मेशन से बच के रहो। बी रिलायबल इन द सेंस कि जब भी आप कुछ चीज अपलोड कर रहे हो तो उसके बारे में सोच करके ध्यान से ही अपलोड करना, कुछ ऐसा अपलोड मत करना जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो बी सिक्योर इन द सेंस कि जैसे आपने पासवर्ड चूज किया, जैसे हमारा जो सोशल नेटवर्क्स है तो इसमें साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोई आपके पासवर्ड को हैक कर ले, कोई आपकी ईमेल आईडी या मेल आईडी या ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसको हैक कर ले, तो उसकी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपका पासवर्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको हैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे मान लो आप एक बंदा का पासवर्ड रखा है 121212, तो ये तो लल्लू पासवर्ड है, या किसी ने 1 टाइम 1 to 8 तक पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या उल्टा सीधा पासवर्ड है, ये तो इतना लल्लू लल्लू पासवर्ड होता है कि इन्हें कोई भी पकड़ लेता है। तो एक हैकर के लिए इसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आपको पासवर्ड काफी चूज जो वाइसली करने होते हैं कि आपका एक हार्ड सा जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी हो, आपके न्यूमेरिक्स भी हो, उसमें कुछ सिंबल्स का भी यूज करो। तो इस तरह से आपको जो है हार्ड पासवर्ड आपको बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें यूज करोगे तो काफी ज्यादा ये हो जाता है कि आपका जो पासवर्ड है वो काफी ज्यादा सेफ है और कोई और बंदा उसको आपके अकाउंट में इजीली एंटर नहीं कर सकता। दूसरी चीज नो हु योर बी फ्रेंड, यानी कि इस चीज का ध्यान रखो कि जो आप ऑनलाइन या जो नेटवर्क्स पे प्लेटफॉर्म पे इस तरह से आप क्या करते हो फ्रेंड्स बनाते हो, तो इन चीज का ध्यान रखो कि कौन आपका दोस्त है या कौन नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इसी तरह से आपके दोस्त बनते हैं ऑनलाइन, आपका फिर काट के चले जाते हैं कि आपका बैंक का आपके पैसे निकाल लिए, आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, अब आपको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम है। अब आपको दोस्त तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा ना, तो इसलिए आप अवेयर रहो कि किसके साथ आप अपना ज्यादा सोशल गैदरिंग कर रहे हो, जिसके साथ कर भी रहे हो कि वो अच्छा बंदा है भी या नहीं। तो इन सारी चीजों का आपको ये रखना है, अवेयरनेस रखनी है। बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, ये तो बचपन से ही व्हाट्सएप से ही समझ में आ गया था कि आपको जो फेक न्यूज है, मैसेजेस हैं, जो पोस्ट है, उन सारी चीजों को ध्यान रखो। क्योंकि आजकल तो एआई भी आ गया। एआई तो इतना ज्यादा एडवांस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सच भी है या झूठा भी होगा। काफी सारी वीडियोस है एआई की जो बहुत ज्यादा रियल लगती है। तो आपको इन सारी फेक इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहना है। अब फेक इन्फॉर्मेशन से अवेयर कैसे रहोगे कि आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च करो फिर कि ये है भी या नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अवेयर रह सकते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये पर्टिकुलर चीज आ रही है तो क्या है सच है भी या नहीं, इस सब के बारे में आप याद रखो, एक नॉलेज रखो। अब दूसरी चीज दिया है यहाँ पे बी रिलायबल। बी रिलायबल इन द सेंस कि जब भी आप कोई चीज अपलोड कर रहे हो, कुछ भी पोस्ट करते हो, तो उसके बारे में सोच समझ कर ही अपलोड करो कि एक बार आपने देख लिया कि ये पर्टिकुलर चीज है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर मैं डिलीट करूंगा तो कोई कंट्रोवर्सी, सॉरी डिलीट नहीं, अगर मैं पोस्ट करूंगा तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो इस तरह की चीजों को जब आप क्या करते हो, एक बार सोच समझकर सारी चीजें ढंग से परफॉर्म करते हो, तो वो आपका बी रिलायबल के अंदर आता है कि आपने पहले तो आपने सोचा समझा, ध्यान से देखा कि ये सही है, फिर आपने उसे अपलोड किया, किसी को भी सेंड किया, तो उस तरह से हमारा क्या आता है, ये हमारा बी रिलायबल के अंदर आता है। अब अगर बात करें डेटा प्रोटेक्शन की, अब हम लोग फटाफट से पढ़ लेंगे कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन के अंदर क्या आता है। तो डेटा
प्रोटेक्शन क्या होता है? सो इन दिस डिजिटल एज डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर्ड डिजिटली. एलिमेंट्स ऑफ डेटा दैट कैन बी substantial harm, embarrassment, inconvenience and unfairness to an individual if breached or compromised is called sensitive data. Example of sensitive data includes biometric information, health information, financial information and other personal documents, images or audios or videos. Privacy or sensitive data can be implemented by encryption, authentication that other secure methods to ensure that such data is accessible only to the authorized user and is for a legitimate purpose. यानी कि डेटा प्रोटेक्शन, जैसे कि आजकल क्या हमें पता है कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा, जो हमारा इन्फॉर्मेशन, वो सब किस पर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा प्राइवेसी है. जितना ज़्यादा हमारा डेटा जो है प्रोटेक्टेड है, यानी कि प्रोटेक्टेड किस सेंस से कि जितना ज़्यादा प्राइवेसी रहेगी उतना ज़्यादा हमारा डेटा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा. तो ये आप किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं. तो ये इंश्योर करने के लिए हम देख सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो क्या है, हमें एक ऑथेंटिकेशन, एक ऐसी साइट, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर साइट है जिसमें मैं गई और मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर रहे. तो अब मैं एक ऐसी फ्रॉड सी साइट पे चली गई तो मेरा डेटा जो है वहाँ से लीक हो सकता है. पर मैं एक ऑथेंटिक साइट पे गई हूँ तो वहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि वहाँ पे मेरा डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, लीक नहीं होगा. तो ये सब क्या है कि ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा क्या है, पर्टिकुलरली पूरा हमारा डेटा क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है. तो अब हम जो हमारा डेटा है, जो हम कह सकते हैं कि किस तरह का डेटा है जो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा लीक नहीं होना चाहिए, या कौन सा वो डेटा होता है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. मान लो कि मैंने अपने मार्क्स किसी को लिख के भेज दिए, अब वो मेरे लिए तो है कि बहुत बड़ी बात है, पर वो सिर्फ आज के लिए है. आज से 1 महीने बाद, आज से 2 साल बाद मैं अगर देखूंगी ना, वो मार्क्स मेरे लिए सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे. तो वो कोई हमारा ऐसा कोई बहुत ही प्राइवेट डेटा नहीं है जो लीक नहीं हो सकता, किसी को पता नहीं चल सकता. नहीं, वो पता चल गया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होगी. मैंने किसी को मेल कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा लीक नहीं होना चाहिए, मैंने किसी को मेल कर दिया. नहीं, वो डेटा मैंने खुद दिया है उसको, तो वो लीक हो गया तो कोई बात नहीं. और ऐसी चीजें खैर लीक होती भी नहीं, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता. पर कौन सा डेटा जो है वो शेयर नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, कुछ ऐसी पर्टिकुलर ऑडियोज, वीडियोस, फोटोज होती है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, या हमारी कुछ ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारी किसी की पर्टिकुलर किसी से रिलेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन हो गई, किसी की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गई, किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गया. तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे सेंसिटिव डेटा के अंदर आती है, या ऐसा कह सकते हैं ये सारी चीजें हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा के अंदर आती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इन चीजों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है कि मैं किसी को ना पता चले दूं कि फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन क्या है अभी मेरी या किसी दूसरे इंसान की हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या है. तो ये सारी चीजें हमारी क्या आती है, इन सारी चीजों को हमें, इन सारी चीजों के अंदर हमें प्राइवेसी रखने की जरूरत पड़ती है. तो ये सारी चीजें होती हैं जो ऑल ओवर द कंट्री, या ऐसा कहते हैं, इन सारी चीजों को हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना होता है. तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लॉज लाती हैं, अपनी पॉलिसीज लाती हैं, कि ताकि उनकी कंट्री के, उनके लोगों का जो डेटा है वो सेफ रहे, कोई उसका मिसयूज ना कर सके. सो अगर किसी ऐसे, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट पर कोई बंदा है, मान लो कि हमारे डिफेंस से हो गया या कहीं और से हो गया, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लो कि किसी एक मिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं होनी चाहिए ना, वरना दूसरी कंट्री जो है वो उसका मिसयूज कर सकती है. दीज पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू द यूजर ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. The motive behind implementation of these policies is to ensure that sensitive information is appropriately protected from modification or disclosure. यानी कि ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, इन सब का यूज क्यों करते हैं, ताकि इसका मोटिव है कि जितनी भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, एप्रोप्रिएट फॉर्म में प्रोटेक्टेड रहे, इन द सेंस कि उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ना की जा सके और उसको उसमें कुछ भी चेंजेस ना किए जा सके. तो इसलिए हम इन पॉलिसीज का यूज करते हैं. तो इस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आईपीआर क्या है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन द सेंस है कि जैसे मान लो कि हम कोई एक चीज खरीदते हैं, मैं एक इंसान हूँ और मान लो मैंने ये जो है वो घर खरीद लिया. अब मैंने घर खरीद लिया तो कोई घर, कोई बाइक, कोई साइकिल, कुछ भी, मैंने कोई कार, कुछ भी खरीद दिया, कोई फोन, कोई लैपटॉप, कुछ भी. तो अब उसका ओनर कौन है, वो इंसान जिसने वो खरीदा है. तो यानी कि वो जो पर्सन है उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई है. तो अब उसका पूरा नाम, सिंबल, लोगो, फलान ढिकान, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो उस इंसान की हो गई है. तो इसी की तरह जैसे कि अगर हम ये, तो इसने कोई सामान खरीद लिया तो इसका हो गया, पर इसी की तरह अगर यही बंदा क्या है आगे चल के कोई चीज क्रिएट करे, मान लो किसने कोई पोस्ट क्रिएट करी, या इसने कोई ऑडियो क्रिएट करी, इसने कोई वीडियो क्रिएट करी, ये कोई क्रिएटर बना बड़े होकर, तो ये जो इसने नई चीज क्रिएट करी है, जैसे मान लो कि जो बाइक थी इसकी, ये इसकी हो गई, किसने खरीद ली, तो बिल्कुल इसी तरह इसने ये क्रिएट किया. तो अब इसने जो क्रिएट किया तो ये क्या हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है.
इसका असली ओनर ये है, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने वो चीज पहली बार क्रिएट करी है, तो इस इंसान की प्रॉपर्टी है वो। तो यहाँ पे अभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अब वो इस इंसान के पास में है कि इसकी प्रॉपर्टी थी, इसने क्रिएट करा, तो अब ये जिसको देना चाहेगा देगा, जिसको नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। तो ये इसके ऊपर है, अब तो ये इसके राइट्स है कि किसको देना चाहेगा किसको नहीं। तो अब ये जो हमारे प्रॉपर्टीज राइट है, ये भी कुछ हमारे टाइप के होते हैं, जैसे हमारे कॉपीराइट्स होते हैं, हमारे पास में कुछ पेटेंट्स होते हैं, कुछ ट्रेडमार्क्स होते हैं, तो ये सारे अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। जैसे कॉपीराइट क्या होता है कि ये हमारे पास जो क्रिएटर है उसके पास एक लीगल राइट है कि जो उसका ओरिजिनल काम है, कोई राइटिंग, कोई फोटोग्राफ, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो, कोई स्कल्पचर, कोई हमारा आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कुछ अदर क्रिएटिविटी वर्क जो उसने क्रिएट करा है, तो वो सारी चीजें क्या है, अगर एक क्रिएटर ने क्रिएट करी तो उसका असली ओनर वो क्रिएटर है। तो अब वो कॉपीराइट जो है वो उस क्रिएटर को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि ये आपने क्रिएट किया है, तो आप इसके ऑथर हो, तो आपके पास एक राइट है कि आप इसको किसको देना चाहते हो और किसको नहीं। यानी कि अब आप क्या करना चाहते हो, अगर आप इसे अपने पास रखना चाहो और किसी को ना देना चाहो तो वो आपके ऊपर, अगर कोई और आपका इसे यूज कर रहा है तो आप इसके ऊपर कॉपीराइट का केस कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे यूट्यूब पे भी देखा होगा, अगर आपने कोई सॉन्ग हो यूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर फिर कॉपीराइट आ जाता है कि आपने दूसरे बंदे का जो सॉन्ग है वो आपने यूज कर लिया। तो इस तरह से वो क्या है, कॉपीराइट है, यानी कि वो है तो किसी दूसरे इंसान का, उसका ओरिजिनल ओनर कोई और है, पर आप उसे यूज करो विदाउट हिज और हर नॉलेज, तो वो हमारा कॉपीराइट के अंदर आता है। कॉपीराइट के अंदर हमारी बुक्स भी आ सकती है जो हम यूज करते हैं। अब कॉपीराइट के साथ में एक और चीज भी है कि जैसे मान लो कि अगर आपने क्या किया, कॉपीराइट इन द सेंस कि आपने किसी को अलाउ अगर कर दिया कि हाँ आप उसे यूज करो, तो पेड भी होते हैं हमारे जो राइट्स है हमारे, कि मान लो आपने कोई चीज क्रिएट करी और आप चाहते हो कि अगर कोई और इस पर्टिकुलर सॉन्ग को या वीडियो को यूज करना चाहता है तो मुझे पे करे और इसको यूज कर ले। तो इस तरह से भी क्या हमारे कॉपीराइट जो है वो काम करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है कि राइटर रुडयार्ड किपलिंग होल्ड्स द कॉपीराइट टू हिज नोवेल द जंगल बुक व्हिच टेल्स द स्टोरी ऑफ मोगली द जंगल बॉय। इट वुड बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइटर कॉपीराइट if someone used part of the novel without permission to use other copyrighted material, one need to obtain a license from them। यानी जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो कि हमारा जो जंगल बुक है, यानी कि जिसमें एक लड़का है मोगली, अब वो क्या है, वो पूरी की पूरी एक स्टोरी है जो एक बंदे ने क्रिएट करी है, तो वो उसकी अपनी इमेजिनेशन है, उसका अपना क्रिएटिव माइंड है जो उसने उतना सब क्रिएट किया। पर अगर कोई दूसरा इंसान क्या है, उसकी इस नोवेल में से कुछ पार्ट लेना चाहे या उसकी नोवेल में से उसकी स्टोरी को निकालना चाहे, वो उसी स्टोरी का यूज करके कुछ नया क्रिएट करना चाहे, तो नया इन द सेंस कि अब वो उसकी स्टोरी का पार्ट लेकर वो खुद बना रहा है, तो उसमें नया क्या हुआ, इमेजिनेशन तो वही है, तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा। पर मान लो अगर किसी को वही कॉपीराइट मटेरियल यूज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उस इंसान से जिसका वो ओरिजिनल क्रिएटिव जो भी उसका क्रिएशन का जो भी वो पार्ट है, तो उसको वो ओरिजिनल ओनर से पूछना पड़ेगा, उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर वो कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकता है। अब कॉपीराइट के बाद दूसरा आता है हमारा पेटेंट। पेटेंट आपने काफी बार सुना होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, और वैसे भी अगर आपको पता होगा कि जैसे कि इंडिया के लोगों ने काफी सारी चीजें इन्वेंट करी पर वो पेटेंट नहीं करा पाए, इन द सेंस कि उन्होंने वो इन्वेंट कर लिया पर वो उनके नाम पर नहीं आया। कि जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि जैसे जो फर्स्ट सर्जरी थी वो इंडिया में करी गई, पर इस बात का कोई पेटेंट नहीं है। तो ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया। तो वो क्या है कि वो काफी टाइम पहले किया गया था, उस टाइम पे सब होता नहीं था कि पेटेंट कराना है, तो वो सारी चीजें, या हमने और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अब जो जीरो है वो तो चलो मान लिया है कि बेटा ने किया तो उसका हमें पेटेंट हमें मिला कि हाँ, तो अब देखो पेटेंट मिलना इन द सेंस कि आपको एक अथॉरिटी मिल गई कि ये आप ही ने इन्वेंट किया है। अगर पेटेंट किसी और को मिल जाता है तो उसका मतलब होता है कि हाँ वो उन्हीं ने इन्वेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल जो कोका कोला है उसका पेटेंट कोका कोला वाले के पास में होगा, उसका पेटेंट मेरे पास या आपके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है, वो उनका है, तो उनका पेटेंट उनके पास में। तो इस तरह से पेटेंट क्या होता है कि जब आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है तो वो जो इन्वेंशन आपने किया है उसकी एक राइट, उसका पर्टिकुलर हक आपको मिले, तो वो हमारा पेटेंट के अंदर आता है कि आपने जो भी क्रिएट किया, नया जो क्रिएट किया है, नया जो इन्वेंट किया है वो आपको मिल गया। पर अनलाइक कॉपीराइट द इन्वेंटर नीड टू अप्लाई फाइल फॉर पेटेंटिंग। जैसे कि कॉपीराइट में क्या था कि ऑथर को खुद ही ऑटोमेटिकली राइट मिल गया कि हाँ आपने बनाया, ठीक है आपका हो गया। ये पेटेंट में क्या है, पेटेंट में अप्लाई करना पड़ता है कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज इन्वेंट करी तो उसके लिए अप्लाई करो कि मैंने ये इन्वेंट किया है, ये पहली बार मैंने बनाया है, तो इसका पेटेंट मुझे मिलना चाहिए। तो पेटेंट के लिए आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है, कॉपीराइट आपको खुद से ही आके ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग। जैसे ही हमारा पेटेंट क्या ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद ओनर को क्या मिलता है, ओनर को उसके राइट्स मिल जाते हैं कि
अब उसके पास ऑप्शन है कि वो ये पेटेंट को यूज करना चाहता है, इन द सेंस कि अपने राइट्स को वो यूज करना चाहता है, वो अपने इस क्रिएटिविटी को जो उसने इन्वेंट किया है उसको बेचना चाहता है या नहीं, लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या नहीं, उसके पास अब उसका फुल कंट्रोल होता है। पर यहाँ पे दूसरी चीज भी है कि मान लो कि आज मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज इन्वेंट कर दी, अब मेरे पास राइट्स है कि मैं किसी को देना चाहूँ या न देना चाहूँ। मान लो मैंने 4 बंदों को बेच दिया तो वो उसे यूज कर सकते हैं, अब बाकियों को मैंने नहीं बेचा तो बाकी उसे यूज नहीं कर सकते। पर अगर क्या होगा, ऐसे ही करते करते अगर टाइम बीत जाता है तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद क्या होगा, जो पेटेंट है ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, पब्लिक के लिए फ्री हो जाता है। इन द सेंस कि आपने एक पर्टिकुलर चीज, मान लो मैंने ओ नाम की चीज इन्वेंट करी, ओ नाम की चीज इन्वेंट करने के बाद मेरी मर्जी है कि मैं किस किस को देना चाहती हूँ, किस किस को नहीं, क्योंकि पेटेंट मैंने अपने नाम पे करा लिया। पर मान लो कैसे करते 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 20 साल बीत गए, 20 साल के बाद ये जो मैं कह सकती हूँ जो मैंने इन्वेंट किया था, अब ये पूरी पब्लिक के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब कोई भी आए जाए इसका यूज कर सकता है। तो ये क्या है, इस तरह से पेटेंट में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जो है कॉपीराइट से डिफरेंस है, कॉपीराइट हमेशा हमारा ही रहेगा, पेटेंट क्या है 20 साल के बाद पब्लिक के लिए फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसका फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो आप समझ में आया किस तरह से काम चल रहा है क्रिएटिविटी और इन्वेंशन का। अब देखो इसी तरह से हमारा एक ट्रेडमार्क भी होता है। ट्रेडमार्क होता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो उसके अंदर वाला जो मार्क है वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। जैसे कि मान लो कि जितने भी हमारे विजुअली जो हमें सिंबल्स दिखते हैं, नाम दिखते हैं, डिजाइन दिखते हैं, स्लोगन, लेबल, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं अलग अलग ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए, वो हमारा ट्रेडमार्क होता है। नाम से समझ में ट्रेडमार्क, जब आप बिजनेस पर्पसेस के लिए क्या करते हो, इन सबका यूज करते हो, वो ट्रेडमार्क कहलाता है। मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो हमारे नाइक के शूज हैं या नाइक जो ब्रांड है हमारा, तो उसके ऊपर अपना ही एक क्या रहता है, सिंबल बना रहता है, जैसे कि मैंने बहुत ही गंदा बनाया है, पर चलो ठीक है, मान लो कि इस तरह से बना रहता है। एडिडास आपने देखा होगा बना रहता है, या आपने देखा होगा गुची बना रहता है। तो उन सबका क्या है, वो अपना एक ट्रेडमार्क है, कोई और उसका यूज नहीं कर सकता। कोई और यूज करेगा भी तो वो केस कर देगी कंपनी, फिर आपको चक्की पिसवाएगी। तो इसी तरह से दूसरी चीज, जैसे नाइक का अपना एक नाम है, तो आप इसमें यहाँ पे जैसे नाइक की स्पेलिंग को चेंज करके नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे NIKE नाम जब पढ़ोगे तो सेम ही आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे का ब्रांड आप यूज नहीं कर सकते। चाइना वाले तो कर लेते हैं, एडिडास का एबिबास, तो वो सब तो कर लेते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि ट्रेडमार्क इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो सिंबल्स है, जो लोगो है। अब देखो एप्पल का लोगो सैमसंग नहीं लगा सकती, सैमसंग का लोगो वीवो नहीं लगा सकती, वीवो का लोगो ब्लूबेरी नहीं लगा सकती। तो सबके अपने अपने लोगो हैं, सबके अपने अपने सिंबल हैं, सबके अपने अपने नाम है। तो वो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर सकते, वो उनके हैं और वो उन्हीं के पास रहेंगे। कोई उसको बेच करके खरीद करके यूज नहीं कर सकता। अब वायलेशन ऑफ IPR है, जैसे कि अब हमने देखा कि हाँ किस तरह से आप प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हो, किस तरह से आप राइट का समझ रहे हो, ठीक है, पर क्या सब लोग सारी चीजें फॉलो करते हैं। माना कि कॉपीराइट होता है, आपको सामने वाले बंदे से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं आपकी ये वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग जो भी है मैं यूज कर लूं, पर हर बार तो हर कोई नहीं पूछेगा ना। आपने देखा होगा कितने सारी वीडियोस में कितने सारे हम दूसरे लोगों के सॉन्ग्स लगा देते हैं, क्या पता उन्होंने ना पूछा हो, वो भी सकता है, जरूर थोड़ी ना हर कोई रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ पे IPR जो है उनका वायलेशन भी होता है। जैसे कि पहला क्या दिया है, पहला दिया है यहाँ पे हमें plagiarism। तो plagiarism क्या होता है, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो प्रेजेंटिंग समवन्स आइडियाज और वर्क्स ऑन वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड plagiarism। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब हम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का यूज करें, क्या करें, किसी और के आइडिया को, किसी और के काम को अपने नाम पर शो कर दें, तो अपना दिखावे कि ये मैंने किया है, तो वो हमारा क्या आता है, वो plagiarism के अंदर आता है कि वो काम तो दूसरे का है, वो उसका कंटेंट है, पर वो कंटेंट मैंने कॉपी करके सामने वाले को पेश कर दिया, तो फिर वो क्या है, वो एक वायलेशन है कि दूसरे का आइडिया, दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे की मेहनत और अब दूसरे का कंटेंट, दूसरे का कंसेप्ट वो कॉपी करके मैंने सामने शो कर दिया, तो वो क्या है, वायलेशन है हमारे राइट्स का, हमारे IPR का। सो इट इज अ सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड समटाइम्स कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो ये क्या है, काफी ज्यादा एक बहुत ही सीरियस केस है ऑफेंस का, कि दूसरे की मेहनत को आपने अपने नाम पे चिपका दिया, तो ये काफी ज्यादा बड़ा ऑफेंस है। और साथ साथ कभी कभी ऐसा फ्रॉड भी कंसीडर करते हैं। जैसा कि मान लो कि दूसरे इंसान ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब बिल्कुल उसी की पैकेजिंग करके बिल्कुल सेम वैसी चीजें दिखा करके आप अपना जो है फ्रॉड माल बेच रहे हो, तो वो फिर ऐसा फ्रॉड यहाँ पे कंसीडर होता है। तो ये एक वायलेशन है। दूसरा यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, इज व्हेन वी यूज द अदर पर्सन वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज
और वी हैड नॉट पेड फॉर इट। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट में क्या होता है कि सामने वाले बंदे को हम पे करके उससे पूछ सकते हैं, उसकी परमिशन ले सकते हैं कि क्या मैं पर्टिकुलर चीज को यूज करूँ या ना करूँ। तो कॉपीराइट जैसा मैंने पूछ लिया तो ठीक है, पर मान लो कभी कभी हम क्या करें, किसी सामने वाले क्रिएटर की परमिशन ही ना ले, विदाउट हिज नॉलेज हम उसका यूज कर ले, हमने उससे परमिशन ही नहीं ली, उसको पे करना था पर हमने पे ही नहीं किया, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हमारे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आती है कि वो उसका काम था, उसके पास उसका अथॉरिटी थी, वो उसने क्रिएट किया था, बट फिर भी मैंने क्या किया, उससे वो लेकर के खुद ही कर लिया। तो जैसा ऐसा तो वीडियोस में काफी ज्यादा होता है कि दूसरे की इमेज लगा देना, दूसरे की ऑडियो लगा देना, दूसरे की फोटोज लगा देना, तो वो सारी चीजें हमारी क्या आती है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आती है। पर अगर आप ऐसा पूछ करके उससे परमिट लेकर के कर सकते हो तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आती। विदाउट टेकिंग दिस परमिशन जब आप ये काम करते हो तो फिर वो क्या आता है, हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में अंदर आता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है कि जैसे कि अगर कोई अनऑथराइज्ड जो आप ट्रेडमार्क है उसका आप यूज कर रहे हो एक अनऑथराइज्ड वे में, कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका अपना एक लोगो है, अपनी एक सर्विस है, अपना एक प्रोडक्ट है, अब आप उसका ही यूज करके अनऑथराइज्ड वे में यूज कर रहे हो, फिर वो हमारे अब अगर यहाँ पे हम बात करें पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम पब्लिक के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज ओपन कर देते हैं कि मान लो कि जैसे हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके लिए पे करके हमें सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक के लिए फ्री होते हैं, जिनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और वो आपके लिए उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप उन्हें फ्रीली यूज कर सकते हो। तो पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके हमारे कुछ कॉपीराइट्स हैं, समटाइम्स पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूजेज ऑफ कॉपीराइट वर्क बाय एनीवन एल्स। जैसे कि हमारे जो कॉपीराइट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि हम इस काम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और का है, तो वो हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है, या हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें लाइसेंस जो है वो चाहिए होता है। पर यहाँ पे अगर बात करें ओपन सोर्स लाइसेंस की या ओपन सोर्स नेटवर्क्स की या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो उसमें क्या होता है, ओपन सोर्स होता है हमारे पास इस तरह के लाइसेंस जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैंने वो पब्लिक के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ओपन कर दूं कि अगर उसमें कोई गलती होगी तो पब्लिक मेरे को खुद ही बता देंगी, या फिर अगर वो बेहतर है, बहुत ही अच्छा बनाया मैंने, तो पब्लिक उसका यूज भी कर सकती है साथ ही साथ में। तो ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर यहाँ पे किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने पब्लिक के लिए वो ओपन कर दिया, तो वो अब उसके लिए फ्रीली पब्लिक उसे यूज कर सकती है, उसके जो भी प्रोजेक्ट वर्क है पब्लिक के, जो भी उसको काम करना चाहती है तो वो उस सॉफ्टवेयर का यूज करके कर सकती है। सो द GNU General Public License (GPL) and the Creative Commons (CC) are two popular categories of public license। यानी कि ये हमारे दो क्या है, पॉपुलर कैटेगरीज है पब्लिक लाइसेंस की। CC is used for all kind of creative works like website, music, film, literature, etc. CC enables the free distribution of an otherwise copyright work. It is used when an author wants to give people the right to share, use and build upon a work that they have created। यानी कि CC क्या करता है, जितने भी हमारे क्रिएटिव काम होते हैं ना, वो सारा हमारा CC जो पब्लिक लाइसेंस है उसके लिए वो काम होता है। जैसे कि कोई वेबसाइट या कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई लिटरेचर, इस तरह के जो भी क्रिएटिव काम है उन सबको फ्रीली पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उस सब का यूज करवाना पब्लिक के थ्रू, तो हमारा CC हमारा इनेबल करके देता है। जो GPL है इज प्राइमरली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर। GNU GPL is another free software license which provide end user the freedom to run, study, share and modify the software beside getting regular updates। यानी कि जो GNU GPL है ये क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है जो क्या कर रहा है कि पब्लिक को एक्सेस करवाता है, एक फ्री सोर्स ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो जो सब पढ़ना है, कुछ शेयर करना है, कुछ मॉडिफाई करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो इजीली कर सकता है। तो यूजर्स ऑफ और कंपनीज वो डिस्ट्रीब्यूट GPL लाइसेंस वर्क में चार्ज अ फी फॉर कॉपीज ऑफ give them free of charge। They distinguish the GPL license from freeware software license like Skype, Adobe, Acrobat, Reader, etc. that allow copying of personal use but prohibited commercial distribution or proprietary license where copying is prohibited by copyright law। Many of the proprietary software that we use are sold commercially and their program code are not shared or distributed। However, there are certain software available freely for anyone and their source code is also open for anyone to access, modify, correct and improve। Free and open source software FOSS। यानी कि अगर मैं इतना जितना पढ़ाया उतना समझाऊं तो उसमें क्या है कि जैसे कि जो हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ होता है हमारे लिए पेड, कुछ होता है हमारे लिए फ्री। तो जो हमारे पेड वाले होते हैं उनके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, वो पब्लिक के लिए फ्री नहीं है, मतलब पब्लिक के लिए है पर फ्री नहीं है।
पब्लिक के लिए है पर पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि इन द सेंस कि अगर उसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट भी करनी है तो यानी कि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे लिए बनाए तो गए हैं पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसके लिए पे करें और फिर उसका यूज करें। तो वो सब हमारे क्या आते हैं, उस तरह के जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे फ्री नहीं होते। पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे लिए कमर्शियली सोल्ड किए जाते हैं, पर उसी के अदर हैंड पर दूसरे हमारे पास ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे लिए क्या है, फ्री टू एक्सेस है, जिसमें हम अगर वो सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफाई करवाना है तो हम एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उसी में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसका भी ओपिनियन दे सकते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दो मेथड्स, दो पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। दो उसके हम कह सकते हैं कि उनका एक मोटिव होता है, एक तो ये कि हम पब्लिक को फ्रीली सॉफ्टवेयर एक्सेस करवाएं, दूसरा मोटिव ये होता है कि अगर मेरे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कोई गलती है तो पब्लिक मेरे को फिर अवेयर कर देगी ताकि मैं दूसरी बार और बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट्स करूं। तो इस तरह से तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी लार्ज कम्युनिटी है जिसमें यूजर और डेवलपर्स क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है कॉन्टिन्यूसली। तो फॉस के कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि हमारा एग्जांपल लिनक्स kernel based operating system like Ubuntu and Fedora come under FOSS. Some of the popular FOSS tools or office package like LibreOffice, browser like Mozilla, Firefox etc. तो ये सब क्या है, ये हमारे FOSS के एग्जांपल है, यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर Piraki is the unauthorized use or distribution of software. Those who purchase a license for a copy of software do not have right to make additional copies without the permission of the copyright owner. जैसे कि आप जैसा कुछ हमारे पास क्या है, कुछ FOSS होगा, कुछ हमारे पास ऐसे होगा जिनके लिए हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो मान लो अगर मैंने एक लाइसेंस बनवा लिया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कितने भी लाइसेंस बनवा के कितने भी लोगों को दे सकती हूँ, नहीं, जब तक उसका कॉपीराइट ओनर हमें लाइसेंस देने की परमिशन नहीं देता तब तक हम और ज्यादा लाइसेंस उसके नहीं बना सकते। इस तरह से यहाँ पे काम चलता है। अब अगर बात करें हमने साइबर क्राइम्स की, तो ये जो साइबर क्राइम्स है वो क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी के बढ़ते जो भी क्राइम्स बढ़े हैं वो सब हमारे साइबर क्राइम्स में आते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज और जो ऑफेंस कैरी हो रहे हैं हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट में वो हमारे क्या है, साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं। साइबर क्राइम्स जो है वो हमारे किस तरह से कैरी हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे के अगेंस्ट, किसी ग्रुप के अगेंस्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, इवन किसी एक कंट्री के अगेंस्ट भी हम साइबर क्राइम्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी वे में। हम उन्हें फिजिकली हार्म कर सकते हैं, उनको हम फाइनेंशियली लॉस कर सकते हैं। फिजिकली इन द सेंस कि मान लो कि मैंने कोई ग्रुप बना लिया, उसमें मैं लोगों को अपना जो है जो भी मेरा एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन सेंड किए जा रही हूँ, उसके बाद फिर वो लोग जो है भड़क गए और फिर वो कोई ऑफेंस वहाँ पे क्रिएट करे, तो इस तरह से फिजिकल हार्म हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस में कर सकते हैं कि उनके बैंक्स के इन्फॉर्मेशन निकाल करके, उनका डेटा लीक करके इस तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकालना और फिर उसका लॉस करना। मेंटल हरास कर सकते हैं, किसी को ट्रोल कर सकते हैं, किसी को इंटरनेट पे काफी ज्यादा उनके बारे में बैड बिचिंग कर सकते हैं, किसी के बारे में कमेंट्स डाल सकते हैं गंदे गंदे उल्टे सीधे, तो उस तरह से हम मेंटली लोगों को हरास कर सकते हैं। ये सारे क्या है, क्रिमिनल हमारे जो अटैक्स जो हम डिजिटली कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, नेटवर्क्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वो साइबर अटैक्स में आते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी अलग चीजें जैसे वायरस स्प्रेड कर देना, मालवेयर डाल देना, ब्लैकमेलिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको खराब कर देना, उन सब के अंदर टॉर्जन हाउसेज ये सारी चीजें डाल देना, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मालवेयर चीजें जो है वो उनको हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सेस करवाना है, तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे जो क्राइम है सिर्फ इतने से ही नहीं है कि किसी को ट्रोल कर दिया और साइबर क्राइम होगा, नहीं, हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हैकिंग हो गई, रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, फिशिंग हो गया, ईमेल फ्रॉड हो गया, बैंकिंग फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारी चीजें हमारे क्या है, साइबर क्राइम्स के अंदर आती है। जैसे अगर हैकिंग की बात करें तो हैकिंग क्या एक एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर है, यानी कि जब हम किसी के कंप्यूटर को क्या करें, एक अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करें, यानी कि हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली होती, उससे परमिशन ली होती तो हैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन लिए बिना ही उसके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारा हैकिंग के अंदर आता है। हैकिंग के अंदर क्या होता है, यूजुअली काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो बैठी रहती है, जो इनके पास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की काफी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक तलाश में रहते हैं कि एक जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है उनके पास, उनके डिवाइस है, उनमें उन्हें एक बग मिल जाए जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उनके सिस्टम में एंटर करके उनकी जो है उनको एक्सप्लॉइट कर सके। हैकिंग यहाँ पे 3 तरीके से की जाती है, जिसमें शायद आपको यहाँ पे 2 ही बता रखे हैं कि आप 11th क्लास में हो तो हैकिंग में से तो 3 तरह की होती है। एक मतलब हैकर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं जो 3 तरह की हैकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे तो 2 ही है कि हैकिंग यहाँ पे एक तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ होती है, एक अच्छे काम के लिए हो सकती है, तो वो होती है एथिकल हैकिंग। दूसरी होती है कि एक नॉन एथिकल हैकिंग की वो आप अच्छे काम के लिए नहीं कर रहे हो, आप गलत काम के लिए कर रहे हो,
तीसरी होती है कि जब आप सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं हैकिंग, तो वो ग्रे हैट हैकिंग होती है। तो जैसे कि जब हमारे एथिकल हैकर्स जो होते हैं, यानी कि जो अच्छे हैकर्स हैं, मान लो कि आपकी कंट्री को भी तो जैसे कि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर क्रिमिनल बढ़ते जाएंगे तो उनके लिए हमें लॉज भी तो लाने पड़ेंगे ना। तो अब जैसे अगर चोरी करता है चोर सड़क पे, तो उसके लिए पुलिस है, पर अगर डिजिटली कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए भी तो हमें डिजिटली अपने जो हमारे लीडर्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे ना। तो उसी तरह से कि अगर हमारा डिजिटली अगर यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, यानी कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उन साइबर क्राइम से बचने के लिए भी तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जो हमें बचा पाए। तो वो होता है हमारा एथिकल हैकर्स, जो अच्छे काम के लिए हैकिंग करता है। तो वो क्या करता है, वो चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई या हमारी कंट्री ने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उसे चेक करना है कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है कि नहीं सॉफ्टवेयर में, तो वो उस सॉफ्टवेयर को हैक करके चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकता है। तो इस तरह से वो लूप होल चेक करने का काम करता है, और जैसे इन्हें लगता है कि हाँ अब ये पूरी तरह से सिक्योर है तो वो बता देते हैं। ये क्या हुआ, एथिकल हैकर हुआ। व्हाइट हैट हैकर हुआ है। व्हाइट हैट हैकर यानी कि जिसने क्या किया, चेक किया कि हाँ सारी चीजें सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलती होगी तो वो बता देगा। तो इस तरह से सही काम के लिए जब हम हैकर्स का यूज करते हैं तो वो एथिकल हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकिंग हुई, व्हाइट हैट हैकर्स हुए। अब नॉन एथिकल हैकर्स क्या है, जो अपने काम के लिए अपने मतलब के काम करेंगे, जैसे कि उन्होंने किसी का फोन हैक कर लिया, किसी का लैपटॉप हैक कर लिया, और उसके बाद उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के उसे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मुझे पैसा दो और फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। तो इस तरह से वो सिर्फ अपने काम के लिए काम कर रहा है। तो उसका इंटेंट क्या है, क्योंकि सामने वाले को डैमेज करना, सामने वाले से अपना काम निकलवाना। तो वो क्या है, वो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। गलत काम जो करते हैं वो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, और ये नॉन एथिकल्स होते हैं। अब जो हमारे ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, लिखा तो नहीं पर मैं बता देती हूँ आपको। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, वो होते हैं कि वो काफी ज्यादा अपने काम में स्किल्ड है। जैसे हमारा एमेच्योर होता है जो सिर्फ मजे के लिए खेलता है कोई भी स्पोर्ट, तो उसी तरह से हमारे ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने फन के लिए जो है वो हैकिंग करते हैं। उनका कोई पर्पज नहीं होता किसी का बुरा करने का या किसी का अच्छा करने का। वो सिर्फ उन्हें हैकिंग आती है तो वो सिर्फ अपने मजे के लिए कि चलो आज हैक करके देखते हैं। तो इस तरह से जो वो काम करता है, सिर्फ जैसे एक एमेच्योर करता है, बिल्कुल वैसे ही एक ग्रे हैट हैकर भी होता है जो सिर्फ फन के लिए क्या करता है, हैकिंग करता है। अब अगर बात करें यहाँ पे फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स की, तो जैसे कि ये होते हैं हमारे कि इस तरह के मेल्स जो हम क्या करते हैं कि एक फेक वेबसाइट पे जाकर के हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करें जो काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगे, काफी रियल लगे, और उसके बाद फिर सामने वाले बंदे से उसकी सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना। तो वो सब चीजें क्या है, वो सब जो गलत काम है वो हमारे फिशिंग के अंदर। दूसरी चीज जो हमारे फ्रॉड ईमेल्स होता है, वो जैसे कि हम जो हमारे स्पैम भी हो सकते हैं, जंक भी हो सकते हैं। तो स्पैम जैसे कि जो हमें बहुत ज्यादा ईमेल्स एक बार में आने लग जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक साइट से, किसी भी वेबसाइट से, तो वो हमारे स्पैम होते हैं। और फ्रॉड ईमेल क्या होता है कि देखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंपनी ने हमें मेल किया है, पर एक्चुअली में होता क्या है कि एक पूरा ग्रुप जो है वो बैठ करके ये फ्रॉड चीजें क्रिएट कर रहा है और फिर आपको एकदम ऑथेंटिक चीजें दिखा करके आपसे पैसे वैसे लूट लेगा और आपका नुकसान कर देगा। तो वो सारी चीजें क्या हमारे फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल के अंदर आती है। अब आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी थीव्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। ये क्या करना है, इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उनकी कंप्यूटर से निकालने के बारे में सोचते हैं और फिर निकालते भी हैं, और फिर उसका क्या करता है अनलॉफुली यानी कि गलत तरीके से उस सबका यूज करते हैं। उनके डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनके पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर, ये सारी चीजें जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो निकाल करके उसका मिसयूज करते हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास में चली जाएगी तो वो तो बेटा आपकी ऐसी कैसी कर सकता है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, वो आपको एज ए विक्टिम बना देगा, और उसके बाद उसके पास आपका आधार भी है, उसके बाद आपका पैन भी है, उसके बाद आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स भी है। तो वो सारे क्रेडेंशियल्स का यूज करके वो आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल करके आपका काफी ज्यादा लॉस कर सकता है। वो मॉनिटरी लॉस कर सकता है, यानी कि पैसे वैसे का लॉस कर सकता है, आपको कह सकते हैं कि ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे पैसे अलग तरह से मांग सकता है। तो ये सारे हमारे क्या है जो हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट उसके अंदर आते हैं। अब फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि जिसमें हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए और फिर यूजर क्या करे, जो हैकर है उस यूजर से उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उसको फाइनेंशियली लॉस कर दे, उससे पैसे मांगे, उसको धमकाए। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि सामने वाले बंदे को उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल करके उसकी ट्रू आइडेंटिटी जान करके उससे कुछ क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे क्रिएट अगर हो जाए, या उसको धमकाए, उसको डराए, उसको जैसे कि अगर जो क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ पैसे वाले तो नहीं होते, जान के भी होते हैं कि मान लो किसी की जान लेनी हो तो उसके फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो निकालनी पड़ेगी। तो क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपने क्या किया, उसके जो पर्टिकुलर जो मेडिकल ड्रग्स को लेता है या उसके जो ट्रीटमेंट्स हो गए, मेडिकल ड्रग्स इन द सेंस जो दवाइयां वो लेता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल करके किसी का प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हमारे थेफ्ट में आती है। रैंसम वॉर क्या होता है, ये भी हमारा एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम है उसके अंदर ही आता है कि इसमें क्या करेगा, वो आपके पर्टिकुलर जो कंप्यूटर
डिवाइस है उसके अंदर रैंसमवेयर डाल देगा, और उसके बाद वो सब चीजें जो हमारे मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, उन सबको अपलोड करने के बाद वो क्या करेगा, उसको डाउनलोड कर देगा आपके पर्टिकुलर जो भी आपका कंप्यूटर डिवाइस उसके अंदर, और उसके बाद वो आपसे क्या करेगा, जो स्पैम मेल्स हैं वो आपको सेंड करता रहेगा और ये सारी चीजें। अब ये जो रैंसमवेयर है वो आता कहाँ से है, क्योंकि आपने देखा होगा आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर हो तो आपने देखा होगा बीच बीच में एड से आ जाती है, फिर आपको क्रॉस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, क्लोज करने के लिए वो कहते हैं। तो जब कभी कभी हम उन पर क्लिक करते हैं ना, तो हमारा वो जो रैंसमवेयर है वो आपके जो डिवाइस है जिसको भी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वो क्या है, डाउनलोड हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको क्या है, जो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, जो अटैकर है वो आपसे पैसे जो है वो चार्ज कर सकता है कि मैंने आपके ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, चाहते हो कि मैं कुछ ना करूँ तो आप मेरे को ये पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो आप पे करो। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा रैंसमवेयर के अंदर आता है। अब कॉम्बैटिंग यानी कि कॉम्बैटिंग इन द सेंस जैसे हम डिफेंस अगर हम कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा फाइट अगर हम करते हैं तो हमें कॉम्बैट भी करते हैं, जैसे पहले मैंने डिफेंस करना फिर मैं कॉम्बैट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ठीक है, अब मैंने सबसे पहले तो मैंने मार खा ली, ठीक है, अब मैं सामने वाले को मारूंगा भी, एक बार डिफेंस किया, एक बार मार खाई और सामने वाले को मारा। तो उसी तरीके से जैसे अगर आपका जो साइबर क्राइम है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप खुद भी तो बुद्धि लगाओ ना अपनी, खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा कॉम्बैट और प्रिवेंशन किस तरह से होगा साइबर क्राइम से, तो उसके कुछ स्टेप्स है। जैसे पहला क्या करो कि अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लेते रहो। उसके बाद दूसरा आप यूज करो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करो ताकि कोई वायरस आपके जो फोन में या आपके जो डिवाइस में अपलोड ना हो सके। दूसरा अवॉइड करो कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं जो आपको ऑथेंटिक नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये तो उल्टी सीधी सी वेबसाइट है, वहां से कुछ भी मत डाउनलोड कर लो। आप HTTP अगर कुछ डाउनलोड कर भी रहे हो तो HTTPS साइट का यूज करो। ये क्या है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है इसका यूज करो कि इससे क्या है जो सिक्योर चीजें हैं वही आपके पास आएंगी। अब जो आप कुछ क्या कर रहे हो, जैसे कि आपने अपना सॉफ्टवेयर लाया तो उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहो ताकि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट ब्राउजर है वो अपडेट रहेगा तो उसमें वायरस आने के चांसेस कम रहेंगे। और जब क्या करो कि कोई भी चीज ऐसी जो अनट्रस्टेड वेबसाइट है उस पर से कुछ भी डाउनलोड मत कर लो यूं ही, क्योंकि क्या पता रैंसमवेयर या कोई और अदर वायरस आपके लैपटॉप में या आपके फोन में आ जाए। यूजुअली जब भी आप क्या करो ब्राउजर का यूज करो, यूजुअली द ब्राउजर अलर्ट्स यूजर अबाउट डाउटफुल। हाँ, जितने भी जो हमारा ब्राउजर है वो भी कोई बेवकूफ नहीं है, जिसने बनाया है काफी सोच समझ के बनाया है। अगर उसे लगता है कि अभी कोई भी एक डाउटफुल वेबसाइट है या कोई एक ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है तो वो आपको हर बार क्या करता है अलर्ट करते हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आप पासवर्ड बना रहे हैं तो जब भी लॉग इन करो वेबसाइट के अंदर तो क्या करो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करो, या फिर अगर आप पासवर्ड चेंज भी कर रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ ही क्या करो उसे चेंज करो, ताकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इंक्लूड करो उनके अंदर, ताकि अल्फाबेट्स होंगे न्यूमेरिक्स होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक होगा ना, तो सामने वाले को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो आपका पासवर्ड पकड़ नहीं पाएगा तो एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दूसरों के कंप्यूटर्स का यूज करना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो अपने जैसे आपने किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई वेबसाइट खोली और वहां पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, मान लो आपका पासवर्ड डाल रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो उसकी वजह से मान लो कि आपका कंप्यूटर तो सेव है पर दूसरे का कंप्यूटर सेव है या नहीं इसका तो मतलब नहीं पता ना, कि अगर वो सेफ है तो ठीक है, पर अगर सेफ नहीं हुआ तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी अननोन साइट पर इसी तरह से एग्री मत कर दो, क्या पता उसके अंदर कुकीज हो तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो लाइक शॉपिंग, टिकटिंग, अदर डिवाइसेस, तो आप एक वेल नोन सिक्योर साइट से ही परफॉर्म करो। अब जब भी आप क्या करो ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलर चेंज इट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी आप वायरलेस नेटवर्क्स का यूज कर रहे हो तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करो ताकि क्या हो, और रेगुलर बेसिस पे चेक भी रखो कि कहीं कोई उसका यूज तो नहीं करो, तो इस तरह से आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो। अब हमारा इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, IT एक्ट। IT एक्ट के अंदर क्या है कि जैसे जैसे हमारा इंटरनेट जो है वो ग्रो करता जा रहा है वैसे वैसे हमारे साइबर क्राइम्स भी जो है वो साइबर क्राइम्स जो है, साइबर अटैक्स हैं, जो साइबर बिलिंग है वो सब भी काफी ज्यादा इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्राइम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लाई IT एक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो IT एक्ट 2000 में आया था पर उसमें कुछ चेंजेस किए गए 2008 में और दोबारा से उसे क्या किया गया, आगे दोबारा से चालू किया गया। तो उसमें क्या था कि जितनी भी हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उस सबको बहुत ही ज्यादा सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा सके, इधर ट्रांसमिट हो, इंडियन के जो स्टेट्स हैं उनके, इंडिया के जो सिटीजन हैं उन सबका डेटा जो है वो सेफ रहे। तो उसके लिए ये IT एक्ट लाया गया था कि जितने भी साइबर क्राइम्स हैं वो कम हो और लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त। तो उसके लिए जो हमारा IT
सिक्योरिटी एक्ट में आया था, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन established to resolve dispute arising from cyber crimes such as tampering with computer sources, documents, hacking the computer system, using password and other personal publishing sensitive personal data or other without their consent। यानी कि जितने भी जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं उन सबको हम रोक सके तो उस सबके लिए एक्ट आया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी साइबर क्राइम्स हैं उसके जो डिस्प्यूट्स आप उन सबको सॉल्व कर सको तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया गया। सो एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? एक्ट की जरूरत पड़ी ताकि जितने भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो, जो भी आप अपने इंटरनेट के थ्रू, जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जिसका आप मिसयूज को अगर कोई करना चाहे तो वो ना हो। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया था ताकि लोग जो है वो इजीली तो काम कर पाए, एम्पावर महसूस करें और साथ ही साथ में उनके साथ कुछ गलत भी ना हो। दूसरी अगर बात करें इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ की, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम देखो फोन्स का यूज करते रहते हैं। फोन्स तो हमारे हाथ में ऐसे रहता है जैसे क्या ही बताऊं, जैसे हमारी ऑक्सीजन इससे आ रही हो। तो इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ भी है यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, सेफ्टी बढ़ी, क्राइम्स बढ़े, उसी के साथ साथ में हमारी हेल्थ पे भी कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आए। जैसे हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम उसमें अपने बहुत सारा टाइम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टेलीविजन पे, गेम पे, इन सब पे हम क्या कर रहे हैं, अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ काम के लिए हम यूज करते हैं, कुछ हम मजे के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत फिजिकली और मेंटली हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारा बन जाता है। इम्प्रॉपर पोस्चर में भी बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लेट के फोन चलाते रहते हो, उल्टे सीधे तरीके से लेट जाओगे फिर फोन चलाते रहोगे, लैपटॉप में बैठ के टेढ़े हो जाओगे, फिर इस तरह से मतलब चलाते रहोगे मजे से, मस्ती से, एकदम कंफर्ट जोन में। तो पर उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, जो साइकोलॉजिकल जो हमारा नेचर होना चाहिए, वो सब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, थोड़ा बर्बाद होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इमेज शो करा है कि किस तरह से आपको जो है कंप्यूटर का यूज करना है। कंप्यूटर का यूज तो आप इस तरह से कर सकते हो ना, कम से कम वो सामने रखा हुआ है या लैपटॉप आपके सामने रखा हुआ है तो कम से कम बैठ जाओ, 90 डिग्री पे बैठ जाओ, सामने से देखो। अब बहुत ना आंखों के पास मत रहो, थोड़ा सा दूर रखो। तो उसका एक एंगल दे रखा है आपको, किस तरह से आपको अपने बैक को सपोर्ट देना है, किस तरह से पैरों को आगे करके रखना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इक्विपमेंट्स का यूज करके, ताकि आप एक बेहतर बॉडी पोस्चर में रहो, ताकि फिजिकल हेल्थ भी सही रहे और आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहे। तो इसका यहाँ पे हमें दिया गया कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज तो आया, काम तो आया, और उसकी वजह से आपकी बॉडी भी जो है वो थोड़ी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये देखा कि बैड पोस्चर, अच्छा पहले ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिकली मेंटेनिंग द viewing distance and angle along with the position can be some help। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप जो आपका बैक पोस्चर है, आपका जो एंगल ऑफ व्यू है, अगर इस चीज का ध्यान रखोगे तो उससे आपको हेल्प मिलती है कि वो पोस्चर मेंटेन रहेगा। दूसरा जो आपकी जो कह सकते हैं जो आपकी जो डिसीजेस हैं या ऐसा कह सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उससे आप क्या रहोगे, अवॉइड करोगे सबको। अवॉइड फटीग कॉज टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आप जो डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप अवॉइड कर सकते हो इस डिस्टेंस को मेंटेन करके और उनका कम से कम यूज करके। जब भी आप ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो या आप ऐसे आप डिवाइसेस का यूज कर रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहो और आउटडोर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करते रहो। तो जितने भी हमारे बैड पोस्चर्स हैं, जो है ब्रेकेज हैं, जो हमारे नेक, शोल्डर पेन, ये सब जो है इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक अच्छे बॉडी पोस्चर में बैठ करके, ताकि हम क्या कर सकें, फिजिकली फिट रहें, हम अपनी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहेंगे तो आईज भी ठीक रहेंगी। और अगर हम इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं और आउटडोर हम अपना एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम थोड़ा जो रेज है, जो हमारी ये जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, इन सबसे जो रेज आती हैं उनसे भी हम थोड़ा दूर रहेंगे तो हम थोड़ा फिट भी रह सकते हैं। तो जो भी हमारा स्ट्रेस, फिजिकल फटीग होता है, ओबेसिटी होती है, इस सब को भी हम कम कर सकते हैं। बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उस सबसे ओबेसिटी बढ़ती है। तो इस सब से भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ा यूज कर लिया ठीक है, काम किया ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा, बहुत बढ़िया। पर और क्या करो, आउटडोर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करो, थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर भी रहो, बिना आपकी आंखें खराब हो सकती है। तो इस सारी चीजों का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको चीज समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल।